नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोगों में सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, विचार पढ़ लेते हैं। क्या है आज का विचार? विचार है हमारा, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जो लोग रात में चद्दर तान के सोते हैं, खूब मज़े से रात को 8 बजे सो गए और सुबह 8 ही बजे उठ रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और वो ये सोचते हैं फिर कि जो लोग रात रात भर जग रहे हैं उनसे कंपेयर कर सकें, भाई हो ही नहीं सकता। अब मैं ये नहीं कह रही आपको सोना नहीं है, भाई उतना सोना है जितना बॉडी को आवश्यकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपको और भी काम करना है। भाई सोना सबको प्रिय होता है, नींद सबे अच्छी लगती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको सोना अच्छा ना लगता हो। सोना और खाना तो सबको अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, भाई अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा। खाने का भी ज़्यादा तुम प्रयोग करोगे, ज़्यादा खाओगे तो वो भी बेकार है, और ज़्यादा सोओगे तो वो भी बेकार है आपके लिए। तो आपको रातों को कोशिश करनी है, जब ही आप सपनों को हवा दे पाओगे। ठीक है, आपने आग तो लगा रखी है, लेकिन उस चिंगारी को बार बार हवा देने की भी ज़रूरत है ताकि वो आगे को बढ़ती रहे। ठीक है, सपने देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना बड़ी बात है। सपना तो हर कोई देख लेता है, भाई हम ये बन जाएं, भाई हम ये कर लें, हमारे नीचे एक गाड़ी हो, हम ऐसे घूमें, हम वैसे घूमें। ऐसा तो सबको पसंद होता है, सब देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आप सपने देख रहे हो गाड़ियों में घूमने के, भैया हमारे ये हों वो हों, लेकिन फिर क्या करना है, आपको सोना भी 8 बजे है, जगना भी 8 बजे है। भैया ऐसे कैसे चलेगा? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आपके वो सपने पूरे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होंगे, हो जाएंगे। चलिए भाई, रातों को जगिए, कोशिश करिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा करिए। और जो अपने सीने में एक आग लगा रखी है उसमें हवा देते रहिए ताकि वो बुझे ना। प्रश्न पे चलते हैं अब। प्रश्न है हमारा, उच्चारित ध्वनि संकेतों को सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। भाषा कहलाती है, लिपि कहलाती है, अक्षर कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बस एक चीज़ करनी है, को नहीं है, यहाँ की है। ठीक है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों के अभिव्यक्त करने की, जो हम अभिव्यक्त करते हैं उच्चारण के माध्यम से। ये पूछ रहा है कि उच्चारण के माध्यम से जो हम व्यक्त करते हैं संकेतों को, उसे क्या कहते हैं, जो अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। चलिए, मैं जो विचार लेती हूँ इसे आपके सामने जो व्यक्त करती हूँ, ये अपने भाव ही तो होते हैं जो मैं इन्हें व्यक्त करती हूँ। इस चीज़ को क्या कहती हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको व्यक्त करती हूँ? चलिए बता देते हैं क्या कहते हैं। वर्ण नहीं कहते। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक वर्ण बोल देती हूँ आपके सामने और आप मेरे भावों और विचारों को समझ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अक्षर बोल देती हूँ आपके सामने, आप भावों को समझ जाएंगे भाई कि ये बोलना चाह रही होंगी मैम, ऐसा नहीं है ना। लिपि तो भाई लिखने का माध्यम है। यदि यहाँ पे उच्चारण की जगह पर लिखना होता तो हम मान सकते थे इस बात को, लेकिन यहाँ पे हम ध्वनि संकेतों के माध्यम से बात कर रहे हैं, लिखने के माध्यम से बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा भाषा होगा। उच्चारण हम किसका करते हैं? भाषा का करते हैं। भाषा के माध्यम से ही तो मैं आपको, आप तक अपने भावों को पहुंचा रही हूँ, तो ये भाषा हो गई भाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। क्या है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, ये आपको बताना है।
अवधि है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या देवनागरी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा सही ऑप्शन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवनागरी को देखते ही उस पर लट्टू हो जाते हैं, देवनागरी को ऑप्शन में देखते ही उस पर लट्टू हो जाते हैं और इसे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न भी देखना है क्या बोल रहा है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछ रहा है, सी है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। सब लोग खड़ी बोली बोल रहे हैं आजकल, ठीक है। चलिए, राम शब्द में कितने अक्षर हैं ये आपको बताना है। शब्द लिखा हुआ है राम और इसमें कितने अक्षर हैं ये आपको बताना है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि हिंदी पढ़ते हो तो यह तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। शब्द लिखा हुआ है राम और इसमें 2 अक्षर हैं। कैसे? एक तो रा और एक मैं, ये 2 अक्षर हैं, ठीक है। ध्वनियों की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं, तो 2 अक्षर हैं भाई इसमें। आगे और भी प्रश्न है एक ऐसा, यदि वर्ण के बारे में पूछे तो क्या लगाएंगे हम। यदि अक्षर पूछ रहा है तो 2 अक्षर हैं भाई इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है राम शब्द में कितने वर्ण हैं? वर्ग नहीं है भाई, वर्ण है, ठीक है। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? आपको वर्ण बताना है कितने हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऊपर अक्षर पूछा था हमने, यहाँ पे वर्ण पूछ रहे हैं कितने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? न 2 होंगे, न 3 होंगे, न 5 होंगे, 4 होंगे। 4 वर्ण है राम शब्द में। कैसे हैं ये मैं बता देती हूँ। एक तो रे, कोई भी स्वर होता है, वो कोई भी व्यंजन शब्द होता है वो अकेला नहीं होता। स्वर अकेला होता है लेकिन व्यंजन कभी अकेला नहीं होता, ठीक है। रा धन, एक बार इसको पहले हटा लेती हूँ, ठीक है। आंसर क्या था हमारा? 4, ठीक है। कैसे था? रा धन आ धन मा धन आ, ठीक है। ये हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 वर्ण है राम शब्द में। चलिए, व्यंजन जो है वो अकेला नहीं होता, उसको स्वरों की सहायता से बोला जाता है या लिखा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दीर्घ स्वर कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, दीर्घ स्वर कौन सा है? ए है, ई है, ऊ है या ए है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। दीर्घ स्वर कौन सा है? जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है। हास्य स्वर कौन से हैं? ए, ई, ऊ, ये क्या है? हास्य स्वर हैं। लेकिन ए, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ए जो है ये दीर्घ स्वर है। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, ई, ऊ, ए, ओ और आ, ठीक है। ये दीर्घ स्वर है हमारे, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें कहते हैं। प्रश्न है हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। विवृत कहते हैं, अर्धविवृत कहते हैं, संवृत कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। यदि जिसको पता है ये, उसे ये भी बताना है कि आखिर वो होते कौन कौन से हैं, वो स्वर कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। चलिए मैं बता देती हूँ।
विव्रत नहीं होगा, अर्धविव्रत नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, सी होगा। संव्रत होते हैं वो जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। कैसे? ई का उच्चारण करके देखो, कोई सी भी ई ले लो और उनका उच्चारण करके देखो, ई, मुंह पूरा नहीं खुलता, लगभग बंद सा ही रहता है। और दोनों ऊ, ये क्या होते हैं? ये संव्रत होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, किसकी है? झंडा, घंटे, आशा या कलश? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, शुद्ध वर्तनी किसकी है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? झंडा ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध होता है, बेशक हम लिख लेते हैं। झंडा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। घंटे भी ऐसे नहीं लिखा जाता। घंटे कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आशा भी ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है? शारदा वाली सेवंती है आशा में। कलश बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताना है हमें बर्तन शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बर्तन शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये पीछे जो प्रश्न गए हैं, संव्रत, विव्रत और ये जो थे अक्षर वर्ण, ये सब इन पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ अच्छी तरह से डिटेल में, तो हो सके तो वो कल ही बन जाए, तो उनकी डिटेल में आपको सही से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या है शुद्ध वर्तनी? बर्तन शब्द कैसे लिखा जाता है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बर्तन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर आपने सी ऑप्शन जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन वो अशुद्ध होता है भाई, शुद्ध होता है जैसे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से किस में यण संधि है? यण संधि आपको बतानी है किस में है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। एक एक संधि करके बहुत पढ़ लिया, अब ऐसे पढ़ने की बारी है क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा अब? नवागत, नवागत, नव धन आगत। कौन सी संधि है? ए और आय मिल रहे हैं तो कितनी है? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कमलेश, डबल ए, सिंगल ए की मात्रा है तो गुण संधि है। कमल धनीश, ठीक है। तथेव, डबल ए की मात्रा है तो वृद्धि संधि है। एक ही ऑप्शन बच गया, डी स्वागत। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है भाई, ठीक है, यण संधि है। वैसे भी ये रे लेवे जिसमें आते हैं उसमें यण संधि होती है, वह आया है इसमें। यदि इसका संधि विच्छेद करें तो सुधन आगत होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है एक प्रत्यय कौन से में नहीं है। दैनिक, वैदिक, शतक या वैज्ञानिक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक दो ऐसे प्रश्न इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता उनको थोड़ा समझ में आ जाए। चलिए, दैनिक में एक प्रत्यय है, वैदिक में है, वैज्ञानिक में है, सी बिल्कुल सही है। शतक में क्या प्रत्यय है? ठीक है, एक प्रत्यय नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, देवासुर शब्द में समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। देवासुर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है? अच्छा प्रश्न है और जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका समास विग्रह कीजिएगा। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है। चलो समास विग्रह कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे शब्द की पहचान करवा देती हूँ आपको
एक शब्द इसमें से एक मूल शब्द निकालो, देव। देव के बाद आ लगा हुआ है, इस आ का मतलब क्या है आपको पता है, और। ठीक है, जब एक मूल शब्द के बाद आ लगा हुआ हो और फिर दूसरा शब्द लिखा हुआ हो, इसका मतलब है उसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, आपको समझ लेना है, एक मूल शब्द के बाद आ लगा है और फिर दूसरा शब्द लिखा हुआ है, समझो उसमें द्वंद्व समास है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे? देव और असुर, देवासुर। ठीक है, ए ऑप्शन द्वंद्व समास है। प्रश्न है हमारा, अपील, कोर्ट, जज, पुलिस किस भाषा के शब्द हैं? अपील, कोर्ट, जज, पुलिस किस भाषा के शब्द हैं ये बताना है। अंग्रेजी, तुर्की, फारसी या हिंदी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किस भाषा के शब्द हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। हिंदी भाषा के नहीं है, फारसी भाषा के नहीं है, तुर्की भाषा के नहीं है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अपील भी, कोर्ट भी, जज भी और पुलिस भी। ठीक है, ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किन निम्न में तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द हमें बताना है, किसमें है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। पंच, पूछ, पंगत या पत्र, इन सब में आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। पंच, पंच पांच को कहते हैं, तत्सम शब्द है पंच, तद्भव तो पांच है, जहाँ चंद्रबिंदु लगा हुआ हो वहाँ तद्भव होता है। पूछ, वो भी तत्सम है, ऐसे लिखा जाता पूछ, जब क्या होता, तद्भव होता, पूछ तो तत्सम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंगत शब्द क्या है, वो हमारा तद्भव है, यदि इसका तत्सम देखेंगे तो पंक्ति होता है। ठीक है, पंक्ति होता है तत्सम। पत्र तत्सम शब्द है, आपको पता ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न शब्द में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ा पानी दो, इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। मुझे थोड़ा पानी दो, निश्चित परिमाणबोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणबोधक या संख्यावाचक विशेषण? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा विशेषण है इसमें। चलिए, मुझे थोड़ा पानी दो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास या 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर नहीं दिया है। यहाँ 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दिया होता तो क्या होता, निश्चित परिमाण बोधक होता, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कितना, थोड़ा, मात्रा निश्चित नहीं है, तो क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? इसका मतलब है 3 ऐसे हैं जो अंधकार के पर्यायवाची हैं, तिमिर, ध्वांत, तम या जातदेव। कौन सा ऐसा है जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है भाई, ध्वांत भी अंधकार का पर्यायवाची है, तम भी अंधकार का पर्यायवाची है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जातदेव जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, जातदेव अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, जातदेव अग्नि का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या है, वृक्ष है, पुष्प है, चंद्रमा है या अग्नि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा प्रसून का पर्यायवाची शब्द।
वृक्ष नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, पुष्प होगा। ठीक है, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची शब्द है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम युग्म आपको वो बताना है जो गलत है। कार्य का अकार्य होता है, आगम का लोप होता है, आलोक का अंधकार होता है, या अंत का समाप्त होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। ये नहीं लिखना है भाई। चलिए अब बताइए आंसर क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं। कार्य का अकार्य होता है, बिल्कुल सही है। आगम का लोप होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगम मत समझ लेना, ये अगम नहीं है। अगम का तो सुगम होता है, यहाँ आगम है। आगम का मतलब होता है उपस्थित, और लोप का मतलब होता है, आपको पता ही है, छुपा हुआ। ठीक है, आलोक का अंधकार होता है। आलोक यहाँ पर है दृष्टि या देखने वाला, और अंधकार का मतलब आपको पता ही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अंत का समाप्त नहीं होता, अंत का आदि होता है। ठीक है, अंत का आदि होता है भाई, अंत का समाप्त नहीं होता। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह मुझे अपने बड़े भाई और हमें ये भरना है। बड़े भाई मानता है, बड़े भाई योग्य मानता है, बड़े भाई भांति मानता है, बड़े भाई तरह मानता है, बड़े भाई जैसा मानता है। आपको ये बताना है इसमें क्या आएगा। वह मुझे अपने बड़े भाई मानता है, कैसा मानता है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। वह मुझे अपने बड़े भाई योग्य मानता है, ये नहीं होगा भाई। भांति मानता है, ये भी नहीं होगा। तरह मानता है, ये भी नहीं होगा। अपने बड़े भाई जैसा मानता है, वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। आपको इसका अर्थ बताना है, क्या है। तेल देखो तेल की धार देखो, लापरवाही से नुकसान होता है। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। क्या होता है? सही आंसर बताना है आपको, सही इसका अर्थ। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ बताना है। चलिए, लापरवाही से नुकसान ये नहीं होगा। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण नहीं होगा। काम करते समय उसकी पहचान करना नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब है रुख पहचानना। ठीक है, कौन इंसान किसकी तरफदारी कर रहा है, किसकी साइड है, इस चीज़ का रुख पहचान होता है तेल की धार से। ठीक है, चलिए अबला विलाप किसकी रचना है, ये आपको बताना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अबला विलाप किसकी रचना है, ये आपको बताना है। श्रीधर पाठक की, नाथुराम शर्मा शंकर की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या फिर हरिऔध की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, चलिए इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से विनम्र निवेदन है, लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।